भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के रहने वाले थे। वह ऐबक जनजाति से थे। बचपन में ही नैसानपुर में एक दास के रूप में उन्हें बेच दिया गया और उनको फ़खरुद्दीन अजीजुद्दीन काजी ने खरीदा। वह कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे, इसलिए काजी ने उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करी और उन्हें शस्त्र और शास्त्र की उचित शिक्षा दी। पुनः उन्हें गजनी के बाजार में दास के रूप में बेचा गया। वहाँ से वह मोहम्मद गोरी के सानिध्य में आए। मोहम्मद गोरी के सानिध्य में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में व्यापक परिवर्तन आए। वह अपनी स्वाभिभक्ति, लगन, निष्ठा और योग्यता के बल पर उसके आत्मीय बन गए। मोहम्मद गोरी ने उन्हें घुड़सालों के प्रमुख अमीर ए आखुर के रूप में नियुक्त किया। यह उस दौर में यह पद सुल्तान के बहुत ही करीबी और विश्वसनीय लोगों को दिया जाता था। उन्होंने मोहम्मद गोरी की बहुत सेवाएं की और गोर, गजनी तथा मध्य एशिया के युद्धों में उनका भरपूर साथ दिया। उनकी सेवाओं से खुश होकर के मोहम्मद गोरी ने उन्हें कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद तथा 1906 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु तक वह भारत में मोहम्मद गोरी के सिपहसालार के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने तुर्की शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने राजपूतों में ग्वालियर, गुजरात, बयाना और कालिंजर की विजय की। मोहम्मद गोरी की विजय कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय थी। 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और उसके सेवाओं से खुश होकर के ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने उन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया, किंतु ऐसा नहीं था। हसन निजामी तथा अन्य इतिहासकारों ने यह कहा है कि मृत्यु तक मोहम्मद गोरी ने अपने दासों को दास्ता से मुक्त नहीं किया था। उसकी कोई संतान नहीं थी। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय उनके सभी प्रमुख दासों की स्थिति समान थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह कहा करते थे, किसी सुल्तान के 1 या 2 संतानें हो सकती हैं, मेरे सैकड़ों दास हैं जो मेरे बाद मेरे नाम को खुतबा में जिंदा रखेंगे। दूसरे शब्दों में वह मेरे नाम को, मेरे साम्राज्य को जीवित रखेंगे। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय ऐसा कहा जाता है, 1206 में खोखर अभियान के द्वारा किसी जनजाति व्यक्ति ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के समय मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख सरदारों की स्थिति कमोबेश एक जैसी थी। गजनी में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ताजुद्दीन यल्दूज शासन कर रहा था। मुल्तान और उच्छ में नासिरुद्दीन कुबाचा और भारतीय प्रांतों में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सिपहसालार के रूप में काम कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ। गयासुद्दीन महमूद ने गोर पर अधिकार कर लिया क्योंकि वह उनके परिवार से थे, वह उनका भतीजा था, किंतु गोर में उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पड़ोस में स्थित
ख्वारिज्म साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिससे बराबर उसे खतरा बना हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी की भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने गियासुद्दीन महमूद से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि यदि गियासुद्दीन महमूद उन्हें भारत का शासक या सुल्तान स्वीकार कर लेते हैं तो ख्वारिज्म शाह के विरुद्ध युद्ध में वह गियासुद्दीन महमूद का साथ देंगे। इस तरह से 1208 में गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया और उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंहासन, छत्र, नगाड़ा और अन्य सामग्रियां भेजी। इस प्रकार से 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक वैध रूप में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान घोषित हुए और वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हुए। उनके समक्ष अनेक समस्याएं थीं। पहली समस्या थी गोर शासन, जिसका प्रतिनिधि गियासुद्दीन महमूद थे, जो मोहम्मद गोरी के भतीजा थे, उनसे संबंध स्पष्ट करना, जो कि स्पष्ट हो चुका। दूसरी समस्या, राजनीतिक समस्या, उनकी गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दूज था। ताजुद्दीन यल्दूज को भी गियासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, उसे गजनी और मध्य एशिया में शासन की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस वजह से ताजुद्दीन यल्दूज अपने आप को मोहम्मद गोरी का प्रमुख या मुख्य उत्तराधिकारी समझता था। इस हैसियत से उसने दिल्ली पर अधिकार करने की सोची, उसकी योजना बनाई और लाहौर पर आक्रमण कर दिया, किंतु कुतुबुद्दीन ने उसे पराजित किया और गजनी पर, जहां जो ताजुद्दीन यल्दूज की राजधानी से, उस पर भी अधिकार कर लिया। किंतु स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण वह ज़्यादा दिन तक गजनी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन तक गजनी में ठहर न सका। 40 दिन के अंदर ही उसे गजनी से वापस हटना पड़ा, वह दिल्ली वापस आ गया। लेकिन गजनी से दिल्ली के संबंध अस्पष्ट हो चुके थे, मतलब उससे संबंध क्लियर हो गए थे। अब ताजुद्दीन यल्दूज को कुतुबुद्दीन ऐबक की शक्ति का एहसास हो गया था। दोबारा उसने भारत की तरफ आक्रमण करने की नहीं सोची। उसका अगली समस्या थी राजपूतों से संबंध। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से ही भारत में रहे। उन्होंने मोहम्मद गोरी के विजयों में, उनके भारत में तुर्की राज्य के विस्तार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयें वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय थीं। उन्होंने मध्य भारत में ग्वालियर, कालिंजर विजित किए, अनेक राजपूत राजाओं से कर लिया, गुजरात, बयाना पर भी अधिकार कर लिया। किंतु मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता में इन राज्यों ने विद्रोह कर दिए। ग्वालियर और कालिंजर स्वतंत्र हो गए। फर्रुखाबाद और बदायूं भी तुर्की साम्राज्य से निकल चुका था। और जो करद राज्य थे, जो कर दिया करते थे, जो टैक्स किया करते थे तुर्की सुल्तानों को, उन्होंने भी कर देना बंद कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
बदायूं को पुनः विजित किया और इल्तुतमिश को वहाँ का यानी बदायूं का इख्तियारदार नियुक्त किया। अपने जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ग्वालियर और कालिंजर विजित नहीं कर सके, लेकिन अन्य राज्य जो कर देते थे बीच में बंद कर दिया था, उन्होंने पुनः कर देना शुरू कर दिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजित प्रांतों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में बल दिया। नए प्रदेशों के विजय पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुर्की सल्तनत की मौजूदा व्यवस्था को, सुरक्षा को बनाए रखने पर बल दिया। अगला उसका अभियान था बंगाल और बिहार पर। बंगाल और बिहार पर मोहम्मद गोरी के समय में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मध्य भारत और राजपूताना में तुर्की शक्तियों का या तुर्की राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय मोहम्मद गोरी के एक प्रमुख सरदार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1197 से 1202 के मध्य में इसी बिहार अभियान पर उन्होंने नालंदा जैसे उच्च कोट के विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को नष्ट किया और वहाँ के पुस्तकालयों में आग लगा दी। बख्तियार खिलजी आगे बढ़ते हुए उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और नादिया को अपने कब्जे में ले लिया। लखनौती में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इस तरह से तुर्की साम्राज्य का विस्तार बिहार और बंगाल तक था। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या करके अली मर्दान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, किंतु अली मर्दान का खिलजी और कुतबी सरदार जो उस समय बंगाल में मौजूद थे वो विरोध कर रहे थे, इसलिए वह अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पा रहा था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मदद दी। बंगाल बिहार पर अधिकार करके अपने अधीन अली मर्दान को शासक नियुक्त किया। इस तरह से इनकी इस दूसरी समस्या का भी निराकरण हुआ। इनकी अगली समस्या नासिरुद्दीन कुबाचा थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय नासिरुद्दीन कुबाचा उच्च और मुल्तान पर शासन कर रहे थे। उन्होंने सिंध पर भी अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कूटनीतिक चाल के तहत नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह से नासिरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और कुतुबुद्दीन ऐबक के एक अन्य प्रमुख प्रतिद्वंदी का भी समस्या का निदान हो गया। वो समस्या भी हल हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया, उसे सुरक्षित किया और उनकी उपलब्धियां भी हैं। कुरान के ज्ञान के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के वो प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने एक सल्तनत की एक रूपरेखा खींची। उसी आधार पर इल्तुतमिश और बलबन ने एक महान साम्राज्य
स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजित प्रांतों को विजित करने की अपेक्षा पूर्व में विजित प्रांतों की शांति और सुरक्षा पर बल दिया। वह व्यक्तिगत रूप से बहुत उदार थे। कुरान का पाठ करने के कारण उन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। कुरान खां। कुरान खां के नाम से जाना जाता था। वह उदार थे। वह लाखों में दान दिया करते थे। उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। उन्हें उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। वह साहित्य के भी प्रेमी थे, कला के भी प्रेमी थे। उनके दरबार में हसन निजामी, फर्रुख मुदिब जैसे इतिहासकार थे। स्थापत्य कला पर भी उन्होंने बल दिया। अजमेर में उन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जो हिंदू और जैन के ध्वंसावशेषों पर है। दूसरी प्रमुख मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इन्होंने कुतुब मीनार की भी नींव रखी, जो आज दिल्ली में स्थित है, किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ। बुद्दीन ऐबक में एक राजनीतिक दूरदर्शिता थी। उन्होंने मोहम्मद गोरी के साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। वो उसके प्रथम सुल्तान थे। मोहम्मद गोरी भी अपने समय में प्रशासनिक सुधार पर बल न दे सका था और समयाभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली के सुल्तान रहे, उन्होंने प्रशासनिक सुधार पर कोई बल नहीं दिया, बल्कि वह विजित प्रदेशों की शांति और सुरक्षा पर ही बल देते रहे। समयाभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्के प्राप्त नहीं होते। संभवतः उन्होंने कोई सिक्का जारी नहीं किया था। खलीफा से उन्हें प्रतीक चिन्ह भी नहीं प्राप्त हुए, जैसे उनके उत्तराधिकारी, दूसरे शब्दों में उनके दामाद इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुए थे। दिल्ली की सुल्तानों की सूची में भी उनका नाम प्राप्त नहीं होता। यह सूची फिरोज तुगलक ने अपने समय में जारी की थी। इसलिए कुछ विद्वानों का यह कहना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के रूप में नहीं, बल्कि सिपाह सलार के रूप में शासन किया। किंतु यह माना जाना चाहिए कि समय अभाव के कारण वह कोई सिक्का नहीं जारी कर सके, प्रतीक चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वह संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की साम्राज्य को स्थापित किया और वह एक कूटनीतिक व्यक्ति थे, वह योग्य व्यक्ति थे और उनकी कूटनीतिकता उनके राजनीतिक संबंधों को, राजनीतिक उलझनों को जिस ढंग से सुलझाया वो उसमें परिलक्षित होती है। डॉक्टर हबीबुल्लाह ने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, पारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती है, जिसके वजह से दास के रूप में अपना जीवन शुरू करके उन्होंने
एक सुल्तान के रूप में, एक शासक के रूप में अपना जीवन समाप्त किया। 1210 में चौगान खेलते हुए, दूसरे शब्दों में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक से परीक्षाओं में कुछ परीक्षा उपयोगी सवाल हो सकते हैं, जैसे उन्हें कुरान खां की उपाधि दी गई क्योंकि वह कुरान का पाठ करने वाले थे। अधिक दान देने और उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया। यह भी सवाल उठता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी मृत्यु घोड़े से गिर करके पोलो अथवा चौगान खेलते वक्त हुई 1210 में। उन्होंने अपना कोई सिक्का जारी नहीं किया। बगदाद के खलीफा से उन्हें कोई नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने का नाम फिरोज तुगलक द्वारा जारी की गई दिल्ली की सुल्तान की सूची में भी प्राप्त नहीं होता। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। उन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने कुब्बत उल मिस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इनके समय में शुरू हुआ, किंतु उसको पूर्ण उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने करवाया। ये इनके विषय में परीक्षोपयोगी सवाल हो सकते हैं।